Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स बच्चों आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स को तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूं। बच्चों जब आप लोग इस लेक्चर को ले लेंगे तो आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। बच्चों आप लोगों को फर्क पता होगा कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है, कोफैक्टर और कोएंजाइम में क्या फर्क होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या फर्क होता है, एपोएंजाइम और होलोएंजाइम में क्या फर्क होता है। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो NAD+ है जिसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ के आए हैं, जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सीखा था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD का मतलब क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बच्चे किस तरह से कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है और दूसरा बच्चों मेटल आयंस किस तरह से कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो बच्चों आए हम आज के लेक्चर का जो है वो बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों हमारा इस लेक्चर का आगाज जो है वो एक डिफरेंस से होगा जिसका नाम है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। अब बच्चों ये डिफरेंस जो है ये एज इट इज आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को इसका पता होना चाहिए क्योंकि एंजाइम्स के चैप्टर में जब तक आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन नहीं आती होगी आप लोग इस चैप्टर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फर्क को लाजमी अपनी बुक के ऊपर अपनी कॉपीज के ऊपर लाजमी लिख लें। बहुत आसान डेफिनेशन है बच्चों, वो कहते हैं द मॉलिक्यूल दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसे रिएक्शंस जिनको एंजाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कि उन रिएक्शन से गुजरते हैं उनको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, जबकि बच्चों वो मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन के नतीजा में बनते हैं इनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अ मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस के नतीजा में बनता है इसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है बच्चे, चूंकि आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है तो आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है। ठीक है, आप लोग सिंपल इस तरह से एक एंजाइम ड्रॉ कर लें, बहुत आसान है। और बच्चे यहाँ पे देखिए ये दो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोनों सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स बच्चे इस एंजाइम के साथ आकर जुड़ गए। अब बच्चों जब ये एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ आके जुड़ा तो यहाँ पे बच्चों एक चीज बनती है जिसको हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, फिर एंजाइम क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर इन दो सबस्ट्रेट्स को आपस में जोड़ देगा। जब बच्चों ये दो सबस्ट्रेट्स आपस में जुड़ जाएंगे ना, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो जिस स्टेज के अंदर एंजाइम के साथ जुड़ा होता है इसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं और यहाँ से बच्चों जो है वो प्रोडक्ट बनकर अलग हो जाता है। तो बच्चों आप लोग जो है सारी डायग्राम जो है इसको ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों, आप सिंपल इस स्टेप को ड्रॉ कर लें, इस स्टेप को ड्रॉ कर लें और प्रोडक्ट वाले को ड्रॉ कर लें। ठीक है, आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक इक्वेशन प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, पहले ये और सबस्ट्रेट, उसके बाद बच्चों फिर आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इसके बाद एरो लगा के आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो इन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आए अब हम जो है वो कोफैक्टर का बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों आज के लेक्चर का टाइटल ही हमारा कोफैक्टर एंड कोएंजाइम है। अब बच्चों कोफैक्टर क्या होता है बच्चों कोफैक्टर के हवाले से ना आपने जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एंजाइम्स के मददगार हैं। क्या है, एंजाइम्स के मददगार। अब बच्चों ये डेफिनेशन के अलावा सिर्फ आसान अगर आपने किसी को बताना हो तो आपसे पूछ ले कि भाई बताएं कोफैक्टर क्या होता है, तो आप सिंपल आसान जुबान में इस तरह से बता सकते हैं कि कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के मददगार होते हैं। अब बच्चों मददगार से क्या मुराद है, एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम का काम यह है कि उन्होंने रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाना है। तो कोफैक्टर्स चूंकि बच्चों एंजाइम्स के मददगार होते हैं तो बच्चों इसीलिए जो कोफैक्टर्स हैं वो एंजाइम की हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने में। और रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बच्चों हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कैटालाइसिस। ठीक है, तो कैटालाइसिस बच्चों एक ऐसा अमल है जिसमें रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाया जाता है और चूंकि एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं तो एंजाइम्स को हम कैटालिस्ट का नाम देते हैं। और चूंकि ये हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं तो एंजाइम्स को बायो कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बायो कैटालिस्ट के जो मददगार हैं बच्चों इनको हम नाम देते हैं कोफैक्टर्स का। अब कोफैक्टर के हवाले से बच्चों आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो कोफैक्टर है ना ये प्रोटीन्स नहीं होगी, प्रोटीन्स के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि अगर कोफैक्टर प्रोटीन होगा तो वो एंजाइम का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई मददगार एंजाइम का मददगार प्रोटीन इन नेचर होगा तो वो तो एंजाइम का हिस्सा कंसिडर किया जाएगा ना, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर।
अब बच्चों कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है? नॉन प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि एंजाइम्स की रिएक्शन के अंदर मदद करता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, मैनी एंजाइम्स यूज एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं बच्चों वो इजाफी केमिकल पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं टू एड का मतलब होता है मदद कर रहे हैं, कैटालाइसिस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी इजाफी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, ये जो बच्चों इजाफी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स है ना, मतलब प्रोटीन नहीं होंगे, प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, इनको हम नाम देते हैं कोफैक्टर्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कोफैक्टर्स का नाम देते हैं। बच्चों आए हम इसको जो है वो एक मिसाल से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों की बुक के अंदर जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है। बच्चों इस एग्जाम्पल की तरफ मैं बाद में आता हूँ, यहाँ से पहले मैं आपको एक आसान से एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एंजाइम है। अब बच्चों ये जो एंजाइम है ना, ये सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच होना है। बच्चों सबस्ट्रेट जो है वो यहीं तक आकर अटैच हो सकता है, आगे सबस्ट्रेट नहीं जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि इस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर जो है वो अटैच हो गया। अब बच्चों यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे जो स्पेस है ना वो खाली रहेगी। अब बच्चों यहाँ पे कभी भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। तो एंजाइम को बच्चों इस पार्ट की जरूरत है। ये पार्ट क्या करेगा बच्चों? इसके साथ आएगा, अटैच होगा, फिर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा और फिर जाके रिएक्शन होगा। तो बच्चों देखें, एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर्स कितने जरूरी हैं कि कोफैक्टर्स के बगैर रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो बच्चों इजाफी पार्ट जिसकी एंजाइम को जरूरत होगी, इसको हम जो है, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम की हेल्प करेगा रिएक्शन के कैटालाइज करवाने में, बच्चों इसको जो है वो हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। तो बच्चों ये देखें यहाँ पे कोफैक्टर की दोबारा डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बच्चों एंजाइम्स को किसकी जरूरत होती है? ठीक है, एडिशनल बच्चों एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। अब देखिए एंजाइम खुद भी तो एक, ठीक है, केमिकल इन नेचर है ना, वो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है। तो बच्चों प्रोटीन है तो इसको इजाफी केमिकल कंपोनेंट की जरूरत होती है, और ये जो केमिकल कंपोनेंट है ये नॉन प्रोटीन होगा, प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो इसके आगे काइंड्स की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर कोफैक्टर को आप देखें ना, यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए फ्लो शीट ड्रॉ की हुई है, आप लोग इसको बुक पे लास्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा। बच्चों जो कोफैक्टर है ये दो तरह का होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब बच्चों क्या होता है? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर के अलावा बाकी चीजों पर मुश्तमिल हो, उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और ऑर्गेनिक बच्चों जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो बच्चों जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना, इसको हम नाम देते हैं एक्टिवेटर। किसका नाम देते हैं बच्चों? एक्टिवेटर, ठीक है। इसमें आमतौर पे मेटल आयंस आ जाती हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं ना मेटल आयंस, ठीक है बच्चों, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। और मेटल आयंस को हम एक्टिवेटर का नाम भी देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा कोफैक्टर जो दूसरी टाइप है वो है ऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो आगे दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम नाम देते हैं कोएंजाइम और एक को हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बच्चों इनमें फर्क क्या? बहुत आसान है। अगर बच्चों ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ गया है, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से टाइट बॉन्ड के जरिए जुड़ गया है, तो बच्चों इस ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ गया है, इट इज नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है, मतलब थोड़ी देर के लिए अटैच है फिर अलग हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए अटैच होगा फिर अलग हो जाएगा, इसको हम नाम देंगे कोएंजाइम का, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर, मेटल आयंस जिसका हम एक्टिवेटर कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, ठीक है बच्चों। ये इनऑर्गेनिक है और ये दोनों जो हैं ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। क्लियर? अब बच्चों आए, अब हम जो है वो डायग्राम की तरफ आते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि किस तरह से जो कोफैक्टर है वो एंजाइम्स की मदद करता है। अब बच्चों एंजाइम का काम तो होता है ना रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना, और रिएक्शन बच्चों कैसे होता है कि जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ आकर मिलेगा तो बच्चों उससे एक चीज बनती है जिसको हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के फर्क के अंदर, और फिर उससे आगे बच्चों प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, दिस इज द सबस्ट्रेट और ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये एंजाइम है। और एंजाइम की वो जगह बच्चों, वो डिप्रेशन, वो क्लेफ्ट जहां पे सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? एक्टिव साइट का। अगर बच्चों आप यहाँ पे देखें, ये जो सबस्ट्रेट की शेप है, क्या ये एक्टिव साइट की शेप के साथ मुताबिकत रखती है? क्या इसके अकॉर्डिंग है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बच्चों अब ऐसी एक्टिव साइट जो कि सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक नहीं होती, इसको हम नाम देते हैं नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट। मतलब ये जो एक्टिव साइट है फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पे एक इजाफी, एक एडिशनल केमिकल कंपोनेंट आता है और ये नॉन प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। तो बच्चों जब ये एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट बच्चों यहाँ पर आकर अटैच होगा, तो बच्चों जब यहाँ पे आके अटैच होगा ना, तो अब देखें इसने क्या किया बच्चों, इसने एंजाइम की शेप को चेंज किया। क्या किया? जहन में रखें, फिंगर टिप पे याद रखें, इसने एंजाइम की शेप को चेंज किया, ठीक है। अब एंजाइम की जब शेप चेंज हो गई तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग आ गई है।
अब सबस्ट्रेट बड़े आराम से बच्चों यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा। जब बच्चों यहाँ पे आकर अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ध्यान में रखें कि इंजाइम और सबस्ट्रेट जब भी आपस में मिलते हैं तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उससे आगे इंजाइम और प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंजाइम अलग हो गया और ये प्रोडक्ट्स हैं ये अलग हो गए। तो बच्चों कोफैक्टर ने क्या किया, दो काम किए। वो एंजाइम की सरफेस के ऊपर आकर अटैच हुआ, उसने क्या किया, एंजाइम की शेप को चेंज करवाया और इस तरह से चेंज करवाया कि वो उसको सबस्ट्रेट को अपने साथ बेहतरीन तरीके से अटैच कर सके। जब सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो गया तो बच्चों फिर जो है वो रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगा। तो बच्चों आए अब हम जो है वो सबसे पहली कैटेगरी जो है कोफैक्टर की, जिसका नाम है मेटल आयंस, हम इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों नाम से देखें मेटल आयंस, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर आप मेटल्स को पढ़कर आए हैं। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मैनी एंजाइम्स यूज मेटल आयंस, बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो जो मेटल आयंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया एंड जिंक। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। दोबारा रीड करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। तो जो इन मेटल आयंस का इस्तेमाल करते हैं एंजाइम्स किस तरह, कोफैक्टर्स के तौर पर, मतलब अपने हेल्पर्स के तौर पर। अब बच्चों ये जो मेटल आयंस हैं ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं बच्चों, आए मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहता है कि दीज मेटल आयंस चेंज द नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स इनटू फंक्शनल साइट्स। तो बच्चों क्या ये यही बात नहीं है जो मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ। ये देखें हुआ क्या कि ये जो कोफैक्टर था बच्चों, ये जो मेटल, अब फर्ज करें कि मेटल आयन था, तो अगर ये मेटल आयन होगा तो बच्चों इसने क्या किया, इसने नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को फंक्शनल एक्टिव साइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो देखें बच्चों कितना आसान है। आगे देखें बच्चों सेकंड लाइन क्या कहती है, वो कहती है कि द अटैचमेंट ऑफ अ कोफैक्टर आल्सो चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम एंड अलाउज इट टू कंबाइन विद सबस्ट्रेट। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको दोबारा डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। बच्चों ये जो अटैचमेंट है ना कोफैक्टर की एंजाइम के साथ, ये एंजाइम की शेप को तब्दील कर देती है और इस तरह से तब्दील करती है कि उसको अलाउ कर देती है कि वो अब सबस्ट्रेट के साथ जो है वो आजादाना अपनी मर्जी के साथ अटैच हो सकता है। तो बच्चों आप लोगों ने मेटल आयंस के साथ लाजमी तौर पर इसको ड्रॉ करना है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि सबस्ट्रेट जो है वो आप पेन से ड्रॉ कर लें। बच्चों ये जो एंजाइम है आप इसको ब्लू मार्कर के साथ और कोफैक्टर को ब्लैक मार्कर के साथ ड्रॉ करें, ताकि आपका जो एंजाइम, सबस्ट्रेट और कोफैक्टर है ये आप अलग अलग कलर्स से बड़े ही वाज़ेह तौर पर शो कर सकें। ठीक है, अब बच्चों आए अब हम जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर का आगाज करते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा होगा तो इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, और अगर ये कमजोर तरीके से जुड़ा होगा तो इसे हम कोएंजाइम कहेंगे। तो बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप देखें क्या है, बहुत आसान है। देखें सम कोफैक्टर्स, कुछ कोफैक्टर्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। अब बच्चों ध्यान रखें जो कोवलेंट बॉन्ड्स है ना ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ कोफैक्टर्स क्या करते हैं वो एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब बना लेता है ना बच्चों, जब भी कोई भी कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा तो उसके साथ टाइटली अटैच हो जाएगा। तो सम कोफैक्टर्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद एंजाइम एंड आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, और इन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी मिसाल देखें, मिसाल क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसका नाम है हीमाटिन। अब हीमाटिन क्या होता है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप को कोएंजाइम है दोनों ही ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दोनों में फर्क क्या होता है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ेगा, मजबूती बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसे हम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। अगर वो लूजली अटैच होगा तो इसे हम कोएंजाइम का नाम देंगे। अब बच्चों जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी गई है, दिस इज द हीमाटिन। अब बच्चों हीमाटिन क्या होता है बच्चों, आए हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। बच्चों ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये रेड ब्लड सेल की एक डायग्राम शो हो रही है। दिस इज द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर बच्चों एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है बच्चों ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, अब जो हीमोग्लोबिन है इसके स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं। बच्चों जो हीमोग्लोबिन है ना ये दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होती है, और बच्चों दूसरा है हीम, एक हीम ग्रुप होता है जिसके अंदर आयरन मौजूद होता है। ठीक है, बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो है इसको तो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो रिजेम्बलेंस रखता है क्लोरोफिल के साथ। जब हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करेंगे वहां पे जब हम क्लोरोफिल को स्टडी करेंगे ना तो वहां पे हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा मवाजना करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने सिर्फ इतना जहन में रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम हीम कहते हैं, और बच्चों एक इसके इर्द गिर्द ये जो आपको नजर आ रही है बच्चों पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम ग्लोबिन का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इससे क्या
बनती है, हीमोग्लोबिन बनती है। अब बच्चों आपको पता है कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। रेड ब्लड सेल्स की जिंदगी जो है बच्चों वो 120 दिन या 4 महीने की होती है। जब वो अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं बच्चों, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो लिवर या फिर हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, इसके पास चले जाते हैं और वहां पे जाके रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं। अब बच्चों जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं ना, तो उनके अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है ये भी टूट जाती है। हीमोग्लोबिन किस में टूटेगी, ग्लोबिन अलग हो जाएगा और हीम ग्रुप जो है बच्चों, हीम ग्रुप के अंदर आयरन मौजूद होता है, ठीक है, आयरन अलग हो जाएगा। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है कि आयरन जो है ये हीम ग्रुप के अंदर मौजूद होता है और आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। वो लोग जिनके अंदर आयरन की कमी होती है उनको एनीमिया हो जाता है, उनको खून की कमी हो सकती है, ठीक है। तो आयरन इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। अब बच्चों जो हीम है ना, इसके अंदर जो आयरन की बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ होती है, मतलब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं बस, इसी वजह से इसके ऊपर 2+ चार्ज है। अब बच्चों होता क्या है, जब ये जो हीम ग्रुप है ना बच्चों, अब देखें ग्लोबिन अलग हो गया। अब जब इस हीम ग्रुप से बच्चों आयरन एटम है जो सेंटर में मौजूद है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकल जाता है तो अब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 3+ का, ठीक है। तो बच्चों जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2+ से 3+ हो जाएगी, तो बच्चों अब इसी हीम ग्रुप को हम नाम देते हैं हीमाटिन का। तो हीमाटिन बच्चों असल में क्या है, हीमाटिन ऑक्सीडाइज्ड हीम को कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हीमाटिन क्या है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हीमाटिन जो है वो किस तरह से एक प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करते हैं। अब बच्चों जो हीमाटिन है ना, बहुत सारे इंजाइम्स के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेता है और उनके फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में मदद देते हैं, ठीक है। तो हीमाटिन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीमाटिन ऑक्सीडाइज्ड हीम को कहते हैं। हीम क्या होते हैं, हीम बच्चों ग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आए अब हम जो है वो कोएंजाइम को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें कोएंजाइम्स। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा तो इसे हम कोएंजाइम का नाम देंगे। तो देखें व्हेन द कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब बच्चों यहाँ पे देखें जब कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन, देखें ये तो कोफैक्टर जनरल है ना, ठीक है, इसमें जो मेटालाइंस भी आ जाते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ जाएगा, इसमें कोएंजाइम भी आ जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर की डेफिनेशन ही है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब आ गया ना बच्चों, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ऑर्गेनिक कोफैक्टर को। तो जब कोफैक्टर जो है एक नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा एंड इज लूजली अटैच विद द एंजाइम, और एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच नहीं होगा बल्कि लूजली अटैच होगा, तो इसे हम जो है वो कोएंजाइम का नाम देंगे। बहुत आसान है। अब बच्चों इसके फंक्शंस देखें, वो कहते हैं कोएंजाइम्स पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफन by transporting electrons hydrogen atoms from one enzyme to another। अब जो कहते हैं जो कोएंजाइम है ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में, ऐसे रिएक्शंस जिनको एंजाइम कैटालाइज करते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन एटम्स को ट्रांसफर करके एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में। अब जो मैं आपको सादा मिसाल से समझाता हूँ। मुझे फर्ज करें कि यहाँ पे जो एक सबस्ट्रेट है ए, ठीक है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ, सी डी में कन्वर्ट हुआ। अब बच्चों यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ पे एक एंजाइम जो है वो जेड यहाँ पे एंजाइम काम करवा रहा है, यहाँ पे बच्चों वाई करवा रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू करवा रहा है, फर्ज करें। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है, अब जी ने जब ए को बी में कन्वर्ट करना है ना, तो जी ने क्या किया बच्चों, फर्ज करें ए के अंदर से ना हाइड्रोजन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब जी ने बच्चों वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सी के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना जी बच्चों, इसने उन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया और वो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो आगे इस सी के अंदर ऐड होंगे। जब इस सी के अंदर ऐड होंगे तो इससे डी बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चों जो एंजाइम जो है ये खुद कैरियर के तौर पर काम नहीं कर सकते, तो एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, ये अपने साथ मददगार रखते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चों सबसे कॉमन जो है हेल्पर जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, कोएंजाइम के तौर पर, वो NAD+। अब बच्चों NAD+ आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को लेकर NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, NADH। अब NADH बच्चों जहां पे इसको हुक्म दिया जाएगा कि भाई फलां जगह पे जाके तुमने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर देना है, वहां पे जाके रिलीज कर देगा। अब NAD+ बच्चों NADH के अंदर बदल गया, फिर ये कहां पे गया, सी के पास गया। जब यहाँ पे बच्चों NADH आया ना, तो इसने क्या किया, ये दोबारा से NAD+ में बदला और इसने जो जो चीजें ली हुई थी वो सी को वापस दी और इससे डी बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों एंजाइम्स जो हैं वो खुद इन हाइड्रोजन आयंस के इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करते, बल्कि वो अपने साथ मददगार रखते हैं, हेल्पर रखते हैं, वर्कर रखते हैं। इन्हीं को बच्चों हम किसका नाम देते हैं, कोएंजाइम का नाम देते हैं। तो कोएंजाइम जो है वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन एटम्स को ट्रांसफर करके। मैंने आपको बताया ना कैसे ट्रांसफर किया, इन्होंने एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को ट्रांसफर कर दिया। अब जो सेकंड इसका फंक्शन देखें, मैनी विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं बच्चों वो कोएंजाइम्स के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कुछ विटामिन्स का जिक्र है, नियासिन और राइबोफ्लाविन।
अब बच्चे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी ये लाइन रीड कर लेते हैं। सम आर पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स, बच्चों वो कहते हैं कि कुछ विटामिन्स जो है वो कोएंजाइम्स का बाकायदा हिस्सा भी होते हैं। अब बच्चों मैं आपको विटामिन्स के हवाले से जो है वो कुछ मालूमात दे देता हूँ, होपफुली आपको चीजें पता होंगी, आप अपने मैट्रिक के अंदर पढ़कर आए होंगे। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और एक को हम नाम देते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब बच्चों जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं चार है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दो हैं बच्चों, एक को हम नाम देते हैं बी विटामिन्स का और एक को हम नाम देते हैं विटामिन सी का। अब बच्चे जो बी विटामिन है ना बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अब बच्चे ये कुल जो है वो 8 विटामिन है। कितने विटामिन है बच्चों? 8 विटामिन जो हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखें हमारे बुक के अंदर एक राइबोफ्लेविन दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है नियासिन। अब जो नियासिन जो है ये असल में विटामिन B3 को कहते हैं और राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 को कहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थायामिन है ये भी बच्चों कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं, विटामिन B1 को कहते हैं थायामिन। ठीक है। इसी तरह बच्चों बाकी विटामिन भी जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है ये दो लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो है इन दो को याद रख लेना है कि नियासिन जो है वो विटामिन B3 को कहते हैं और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको लिखना चाहें अपनी कॉपी के ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नियासिन है विटामिन B3 को कहते हैं और राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को कहते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों यहाँ पे आए हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों किस तरह से जो NAD+ जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि NAD+ क्या करेगा बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर NADH की जहां पे जरूरत होती है, जहां पे उसको ऑर्डर दिया जाता है, वहां पे जाकर उन इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयन्स को वो रिलीज कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन अ सेल इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बच्चे आप लोगों से पेपर में MCQ भी पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है, ठीक है, वो कौन सा है बच्चों? वो है NAD+। क्या है? NAD+। और NAD+ बच्चों काम क्या करता है? ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, व्हेन NAD+ एक्वायर्स अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एंजाइम। बच्चों जब एक NAD+ को एक हाइड्रोजन एटम मिलता है, ठीक है, जाहिर सी बात है ना, देखें जब NAD+ जो है जब इसको हाइड्रोजन एटम मिलेगा तो बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ठीक है। तो देखें व्हेन NAD+ एक्वायर्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एंजाइम इट रिड्यूसेस टू NADH। अब बच्चों रिड्यूस के लफ्ज क्या होते हैं? रिड्यूस का मतलब यहाँ पे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है, रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन है। मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको लाजमी तौर पर अपने बुक्स के ऊपर लिख लें। ऑक्सीडेशन बच्चों कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। 3 डेफिनेशन है क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जब बताया था ना कि जब जो हीम से हीमाटिन बनता है तो हीम में क्या है, जो आयरन की वैलेंसी है वो 2+ होती है, जबकि हीमाटिन में 3+ हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब मजीद बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो वहां पे हमने लिखा था ना, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+, याद है? मैं आपको अगर डायग्राम से दोबारा दिखाऊं यहां से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीडेशन जो है किसकी, Fe2+ की Fe3+, इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन है, कौन कौन सी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हुआ क्या कि हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का इजाफा जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं जब NAD जो है वो हाइड्रोजन एटम को एक्वायर करेगा, हासिल करेगा, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी और रिडक्शन होगी NADH बना देगा। अब बच्चों NADH जो है ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करेगा। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जब हाइड्रोजन एटम आएगा तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाइड्रोजन आइंस या हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बात ही की है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के कंटेन्स एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है दैट NADH मॉलिक्यूल कैरीज। जो एनर्जी जो है जो हाइड्रोजन एटम के पास थी या जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी वो अब NAD+ के साथ जब वो मिला तो NADH बना, तो वो एनर्जी अब NADH के अंदर आ गई। फिर NADH बच्चों आगे उस एनर्जी को जो है वो कैरी करता है और जहां पे उस एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे जाकर उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है। अब यहाँ पे देखिए वो मिसाल क्या देता है, वो कहते हैं व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल, जब बच्चों सेल में फूड जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब देखें बच्चों मैं आपको इक्वेशन अगर बताऊं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, बच्चों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ बच्चों इससे एनर्जी बनती है ATP।
अगर बच्चे यहाँ पे देखें जो ग्लूकोज है और ग्लूकोज से बच्चा क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जिसकी जितने भी इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स है वो सारे के सारे लॉस हो गए। अब बच्चों लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब ये हमारे पास फूड है, ग्लूकोज है, इसकी जब बच्चों सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, इनमें से जब हाइड्रोजन एटम्स को निकाला जा रहा होता है, क्यों निकाला जा रहा होता है, ताकि उनके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो इंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स। इंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, इस फूड मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं और उसको NAD+ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब NAD+ के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयन जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो रिडक्शन हो जाएगी उसकी किसमें, NADH के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बच्चों आप लोगों के बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वो कहते हैं मैनी ट्रेस एलिमेंट्स। बच्चों ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना बच्चों दो तरह के, अगर हम मिनरल्स की बात करें ना, तो बच्चों दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स और एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स। क्या होते हैं बच्चों, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। अब बच्चों ऐसे मिनरल्स जिनकी हमें डेली 100 mg से ज्यादा जरूरत होती है उनको मेजर मिनरल्स का नाम देते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिनकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर वो 100 mg से कम होती है उनको हम ट्रेस मिनरल्स का नाम देते हैं। तो असल में बच्चों ये उन्हीं ट्रेस मिनरल्स की बात हो रही है। वो कहते हैं बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि मोलिब्डेनियम या फिर मैग्नीज। मोलिब्डेनियम को MO से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीज को MN से। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। अब बच्चों ये चाहिए तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, मतलब डेली 100 mg 100 मिलीग्राम से कम चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों ये भी जो है वो कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। क्लियर? अब जो लास्ट पे जो है वो एक फर्क जो है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखें द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अब जो एंजाइम का सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रोटीन पार्ट की बात हो रही, तो इसको हम एपो एंजाइम का नाम देते हैं। तो बच्चों जो एपो एंजाइम है ना, ये प्रोटीन पोर्शन है और ये बच्चों की इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके साथ कोफैक्टर आकर अटैच नहीं हुआ। जब कोफैक्टर आकर अटैच नहीं हुआ तो इनएक्टिव है। अब जो फर्स्ट करें कि कोफैक्टर जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनिक है, जिसको हम कोएंजाइम का नाम दे रहे हैं, जब वो इसके साथ आकर बच्चों क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो बच्चों वो क्या कर देगा, वो इसको एक्टिवेट कर देगा। तो इसको हम नाम देते हैं होलो एंजाइम। किसका नाम देते हैं, होलो एंजाइम। और बच्चों होलो एंजाइम क्या है देखें, वो कहते हैं कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडिंग कोफैक्टर, मुकम्मल एंजाइम और कोफैक्टर को इंक्लूड करते हुए। बच्चों ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं, होलो एंजाइम। तो एपो में बच्चों आप ए से याद रखें, ए का मतलब होता है विदाउट। एपो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि कोफैक्टर के बगैर है, और होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है बच्चों जो कि कोफैक्टर के साथ है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने जो है इसके डेफिनेशन के साथ आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। बच्चों इसकी एग्जांपल आप ये तो ड्रॉ नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को वही एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बच्चों आप लोग जो है यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, आप कोफैक्टर को अलग ड्रॉ करें, एंजाइम को अलग ड्रॉ करें। तो बच्चों यहाँ पे आप सिंपल इस तरह बता देंगे कि जो एंजाइम है ये कोफैक्टर के बगैर है, तो इसको हम किसका नाम देंगे, एपो एंजाइम का नाम दे देंगे। और बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एंजाइम है ये कोफैक्टर के साथ है, तो इसको हम जो है वो होलो एंजाइम का नाम दे देंगे। तो बच्चों होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों को आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।